भारत की आज़ादी की कहानी हम सब ने सुनी है, पर यह कहानी सिर्फ एक बड़ी लड़ाई नहीं, बल्कि अनगिनत छोटी-छोटी लड़ाइयों से मिलकर बनी है। ऐसी लड़ाइयाँ जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही संघर्ष की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है जोधपुर के एक दशक लंबे जन आंदोलन की। एक ऐसी लड़ाई जिसने दिखाया कि कैसे आम लोगों के हौसले ने एक ताकतवर रियासत में स्वशासन यानी अपने राज की नींव रखी। और हमारी इस पड़ताल का आधार है ये ऐतिहासिक दस्तावेज। ये हमें सीधे उस दौर में ले जाता है और घटनाओं की एक सच्ची झलक देता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें उस वक्त दर्ज किया गया था। तो चलिए मिलकर इस दस्तावेज के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। इस सफर में हम 3 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि आंदोलन की ये चिंगारी आखिर भड़की कैसे। फिर हम जानेंगे कि कैसे युवाओं ने इस चिंगारी को एक विद्रोह की आग में बदल दिया। और आखिर में ये समझेंगे कि ये संघर्ष एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना तक कैसे पहुंचा। तो कहानी शुरू होती है साल 1938 से। उस वक्त पूरे भारत में आज़ादी की एक लहर दौड़ रही थी और उसकी गूंज जोधपुर के गलियों तक भी पहुंच रही थी। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक आवाज ने मानो रियासतों में सोई हुई राजनीतिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। उनका संदेश एकदम साफ था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश भारत की नहीं, बल्कि हर एक भारतीय की है। और बस इसी एक पुकार ने जोधपुर के लोगों के दिलों में एक नई आग जला दी। और इसी आवाज से प्रेरणा लेकर जोधपुर में जन्म हुआ लोक परिषद का मकसद बिल्कुल साफ था। एक ऐसी सरकार बनाना जो राजा के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए जिम्मेदार हो। ये जोधपुर में एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की पहली बहुत बड़ी और साहसी पहल थी। पर सत्ता इतनी आसानी से कहाँ झुकती है ना? जैसे ही ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया, जोधपुर के शासकों को लगा कि हाँ, यही मौका है। 29 मार्च 1940 को उन्होंने लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उन्हें लगा बस आंदोलन खत्म। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब एक पीढ़ी को दबाया जाता है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। जब बड़े नेता जेल में थे तो आंदोलन की मशाल थामी जोधपुर के युवाओं और छात्रों ने। और साल 1942 ये इस संघर्ष का सबसे नाटकीय, सबसे जोशीला मोड़ साबित हुआ। और फिर आई वो तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, 18 अगस्त 1942। ये वो दिन था जब छात्रों का गुस्सा और उनकी एकता प्रशासन की पूरी ताकत पर भारी पड़ गई। इस एक दिन की घटनाओं ने आंदोलन की दिशा हमेशा के लिए बदल। जरा इन पॉइंट्स को देखिए। जगदीश लाल, जोरारवाल, मदन लाल जैसे छात्र नेताओं की अगुवाई में स्टूडेंट्स ने न सिर्फ अपने संघ भवन पर दोबारा कब्जा किया, बल्कि कलेक्टर स्कूल का नामो निशान तक मिटा दिया। उनका ये एक्शन इतना जबरदस्त था कि प्रशासन में हड़कंप मच गया और उन्हें एक ही दिन में 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को गिरफ्तार करना पड़ा। सोचिए प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात रही होगी। लेकिन इस विद्रोह का सबसे ताकतवर, सबसे यादगार पल तो अभी आना बाकी था। जब प्रशासन ने भीड़ को कुचलने के लिए घुड़सवार पुलिस भेजी तो छात्रों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। सुमति और कृष्णा कुमारी जैसी बहादुर लड़कियों के साथ कई छात्र घोड़ों के सामने सड़क पर लेट गए। ये गांधीवादी अहिंसा का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन था जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए। लेकिन इस आंदोलन की असली जान थी इसकी महिलाएं। इनकी भूमिका को तो हम भूल ही नहीं सकते। एक तरफ सुमति और कृष्णा कुमारी जैसी लड़कियां सड़कों पर अपनी जान की बाजी लगा रही थीं, तो दूसरी तरफ शूरन देवी और सावित्री देवी माथुर जैसी महिलाएं अपने देशभक्ति गीतों से आंदोलन में जान फूंक रही थीं। सच कहूं तो वो इस पूरे संघर्ष की आत्मा थीं। तो अब लड़ाई सड़कों से निकलकर राजनीतिक गलियारों में पहुंच चुकी थी। ये संघर्ष का आखिरी और सबसे पेचीदा दौर था, जिसमें बातचीत थी, दांव-पेच थे और आखिरकार सरकार बनाने का मुश्किल सफर था। ये टाइमलाइन हमें इस पूरे दशक का एक नज़ारा देती है। देखिए, 1938 में एक छोटे आंदोलन से शुरुआत हुई। 1942 में छात्रों के विद्रोह ने इसे नई ऊंचाई दी। 1944 आते-आते प्रशासन को पहली बार थोड़ा झुकना पड़ा। लेकिन 1947 में नए महाराजा के आने से मामला फिर से उलझ गया और आखिरकार एक दशक बाद 1949 में जाकर ये संघर्ष अपनी मंजिल तक पहुंचा। 1947 में महाराजा उम्मेद सिंह की मौत के साथ कहानी में एक नया मोड़ आया।
उनके बेटे नए महाराजा हनुमंत सिंह अपने पिता से भी 2 कदम आगे थे। उन्होंने तो आते ही प्रधानमंत्री को हटा दिया और अपने रिश्तेदारों और वफादारों को सत्ता सौंप दी। जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई थी वो भी थम गई और संघर्ष फिर से वहीं आ खड़ा हुआ। आखिरकार इस सियासी गतिरोध को तोड़ने के लिए केंद्र को दखल देना पड़ा। फरवरी 1948 में सरदार पटेल की देखरेख में एक नया मंत्रालय बनाया गया और इसकी कमान सौंपी गई आंदोलन के सबसे बड़े नेता जयनारायण व्यास को। और यहीं से आखिरी रास्ता खुला। मार्च 1949 में जोधपुर का बृहत्तर राजस्थान यानी आज के राजस्थान में विलय हो गया और इसी के साथ 1 दशक लंबे संघर्ष का अंत हुआ। तो ये कहानी थी 1 दशक के त्याग, बलिदान और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। आखिरकार जोधपुर के लोगों ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए वो लड़े थे, अपने लिए अपनी एक जिम्मेदार सरकार। एक छोटी स्थानीय लड़ाई की ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ आखिर एक बड़ी आज़ादी को कैसे आकार देती हैं। सच तो ये है कि जोधपुर जैसे अनगिनत स्थानीय संघर्ष ही वो धागे हैं जिनसे भारत की आज़ादी का पूरा तना बाना बुना गया है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी किसी एक दिन या एक नेता की देन नहीं है, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों के छोटे छोटे बलिदानों का नतीजा है जिनकी कहानियाँ अक्सर अनकही रह जाती हैं।